नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान जिला दर्शन की यात्रा कर रहे हैं और दोस्तों हम राजस्थान के लगभग 25 या 30 जिले पढ़ चुके हैं। जयपुर संभाग की यात्रा कर रहे हैं और दोस्तों जयपुर संभाग में हम आज पढ़ेंगे झुंझुनू, जिसे नारायणी देवी की भूमि कहा जाता है, रानी सती की भूमि कहा जाता है। झुंझुनू जो अपनी हवेलियों के लिए आपके संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जो अपनी चित्रशैलियों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है और ऐसी अनेक विशेषताएं हैं दोस्तों, जिसके कारण साहब आपके झुंझुनू शेखावाटी का सिरमौर भी कहलाता है। उन सभी विशेषताओं को इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के पन्नों से निकालकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आशीष शर्मा, काव्य क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में। दोस्तों आपका प्यार, आपका समर्थन इसी प्रकार काव्य क्लास के साथ बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं जिला झुंझुनू और जिला झुंझुनू की विशेषताएं। ठीक दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग और दोस्तों जयपुर संभाग का एक जिला है जिला झुंझुनू, एकदम क्लियर, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले साहब आपकी बात आती है कि साहब आपके साथ जो जिला झुंझुनू है ये किस क्षेत्र में आता है। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि साहब आपके साथ जो जिला झुंझुनू है ये किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। एकदम क्लियर, पूछा जाएगा कि साहब जो जिला झुंझुनू है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक, पूछा जाए कि साहब जो जिला झुंझुनू है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि साहब आपके साथ जो झुंझुनू है ना ये साहब आपके आता है दक्षिण, दोस्तों साहब आपके साथ जो झुंझुनू है ना ये आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, जो जिला झुंझुनू है ये आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। एकदम क्लियर दोस्तों, जो जिला झुंझुनू है इसके साहब आपके भौगोलिक स्थिति क्या है कि साहब ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। बात है कि जो झुंझुनू है ये झुंझुनू किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताओगे कि जो झुंझुनू है ना ये आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों, जो झुंझुनू है ये किस संभाग में आता है, जयपुर संभाग में आता है। दो बातें। ठीक, तीसरी बात साहब आपकी बात आती है कि साहब आपके जो झुंझुनू है ये किस क्षेत्र में आता है। साहब पूछा जाएगा तो जो झुंझुनू है ये किस क्षेत्र में आता है। ठीक, तो आप क्या बताओगे कि जो झुंझुनू है ना ये सब आपके आता है दक्षिण, दोस्तों जो झुंझुनू है ये आता है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है ये किस क्षेत्र में आता है, तो आप क्या बताओगे कि जो झुंझुनू है ये आता है आपके शेखावाटी क्षेत्र में। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि साहब आपके जो झुंझुनू है ये किस क्षेत्र में आता है, शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी में 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले बहुत सी बार बता रखा है कि जो शेखावाटी है इस शेखावाटी का संस्थापक कौन है, मैंने बता रखा है। ठीक, और पूछा जाए कि जो शेखावाटी है इस शेखावाटी का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे, शेखा कछवाहा को शेखावाटी का संस्थापक कहा जाता है। जो शेखा कछवा है इसे शेखावाटी का संस्थापक कहा जाता है। और पूछा जाए कि जो शेखा कछवा है इस शेखा कछवा के साथ आपके छतरी कहाँ स्थित हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। तो आप क्या बताओगे कि झुंझुनू जिले के परसरामपुरा गाँव में, झुंझुनू जिले के परसरामपुरा गांव में शेखा कछवा की छत्र स्थित है। समझ जाओगे क्या। और पूछा जाए कि जो परसरामपुरा गांव है ये कहाँ आता है, नवलगढ़ में, और नवलगढ़ कहाँ आता है, झुंझुनू में। तो झुंझुनू जिले की परसरामपुरा गांव में और नवलगढ़ तहसील में साहब आपके क्या है, शेखा कछवा का स्मारक स्थित है। एकदम क्लियर दोस्तों। ये तो दोस्तों हमने 3 बातें कर ली झुंझुनू की। ठीक, फिर दोस्तों हम झुंझुनू को अलग विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे। हर जिले को दोस्तों पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। क्लियर, कोई जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए ज़्यादा जाना जाता है तो कुछ अपनी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। झुंझुनू अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए कम, सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो हम विशेषताओं के अनुसार झुंझुनू को महत्व देंगे। झुंझुनू दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, संभाग है जयपुर, क्षेत्र है शेखावाटी, संस्थापक साहब आपके शेखा कछवा और साहब आपके दोस्तों छतरी है साहब शेखा कछवा की परसरामपुरा गाँव में, नवलगढ़ झुंझुनू में है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का राजस्थान में विलय कब हुआ। क्लियर, पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का राजस्थान में विलय कब हुआ। पूछ लिया जाए कि जो झुंझुनू जिला है इस झुंझुनू का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो झुंझुनू जिला है ना ये 30 मार्च 1949 को 30 मार्च
1949 को तब राजस्थान में मिलाया गया था। समझो दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है ये राजस्थान में कब मिलाया गया? 30 मार्च 1949 को। और कौन से चरण में मिलाया गया? चौथे चरण में। एकदम क्लियर। और पूछा जाएगा जो चौथा चरण है उसका नाम क्या है? वृहद राजस्थान संघ। जो चौथा चरण है उसका नाम क्या है? वृहद राजस्थान संघ। रियासतें कितनी थी? 14। एकदम क्लियर। और दोस्तों 30 मार्च 1949 को ही जो झुंझुनू है इसे जिला बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को सब आपके जो झुंझुनू है इसे क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके जो झुंझुनू है यहाँ कौन से वंश हुए? बात आती है कि जो झुंझुनू है यहाँ कौन से वंश हुए? ये दोस्तों साहब समझना दोस्तों, आरंभ था आपके झुंझुनू है ना ये कछवाहा वंश के अधीन था। दोस्तों आरंभ में था जो झुंझुनू है ना ये कछवा वंश के अधीन था। और जब कछवा वंश की सब आपके राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई तो तब आपके ये मुस्लिमों के अधीन हो गया और तब आपके यहाँ कायम खानी वंश का भी शासन रहा। एकदम क्लियर। तो तब झुंझुनू है ना ये एक तो कछवा वंश के अधीन रहा और एक ये कायम खानी वंश के अधीन रहा। दोस्तों जो झुंझुनू है एक तो ये कछवा वंश के अधीन रहा और एक ये कायम खानी वंश के अधीन रहा। तो यहाँ दो तरह के वंश हुए। आरंभ साहब आपके ये कछवा वंश के अधीन रहा, फिर साहब आपके बाद में ये कायम खानी वंश के अधीन रहा। एकदम क्लियर है दोस्तों। ठीक, अब हम झुंझुनू साहब आपकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो जब झुंझुनू का परिचय दे दिया मैंने, अब दोस्तों हम झुंझुनू की विशेषताओं की बात करते हैं। क्लियर। आगे दोस्तों हम झुंझुनू की विशेषताओं की बात करते हैं तो साहब पहली साहब आपकी जो विशेषता है ना दोस्तों उसका नाम है रानी सती का मंदिर। दोस्तों जो साहब झुंझुनू की पहली विशेषता है वो क्या है? रानी सती का मंदिर। ठीक दोस्तों, जो रानी सती का मंदिर है ना साहब आपके वो साहब कहाँ है दोस्तों? आपके झुंझुनू जिले में है। एकदम क्लियर। दोस्तों जो रानी सती है ना दोस्तों जो रानी सती है इनका मूल नाम था नारायणी देवी। ठीक दोस्तों, जो रानी सती है इनका मूल नाम था नारायणी देवी। सब जानते हैं भाई। ठीक, पढ़ा भी होगा आपने कला संस्कृति के टीचर से। नाम क्या था? नारायणी देवी। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि साहब आपके जो रानी सती है ना इनका विवाह किससे हुआ? पूछा जाएगा कि जो रानी सती हैं इनका विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों इनका विवाह हुआ था तन धन दास से। साहब किससे हुआ था? तन धन दास से हुआ था। दो बातें। ठीक, फिर बात आती है कि साहब आपके साथ जो नारायणी देवी है ना ये किन की कुल देवी हैं? पूछा जाएगा कि जो नारायणी देवी है ये किन की कुल देवी हैं? तो आप क्या बताओगे कि जो नारायणी माता है ये अग्रवालों की कुल देवी है। समझ जाओगे क्या दोस्तों? जो नारायणी माता है ये अग्रवालों की कुल देवी है। समझ जाओगे क्या भैया? हाँ बरो, हाँ डन। चौथी बात दोस्तों बात आती है कि साहब आपकी जो नारायणी देवी हैं दोस्तों जो नारायणी देवी हैं इनकी पूजा किस नाम से होती है? बात आती है कि जो नारायणी देवी हैं इनकी पूजा किस नाम से होती है? तो दोस्तों दादी जी के नाम से इनकी पूजा की जाती है। पूछा जाएगा कि इनकी पूजा किस नाम से होती है? दादी जी के नाम से साहब आपके इनकी पूजा की जाती है। एकदम क्लियर है दोस्तों। मूल नाम नारायणी देवी, विवाह हुआ तनधन दास से, कुल देवी है अग्रवालों की पूजा होती है रानी दादी जी के नाम से। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि रानी सती का साहब आपकी जो मेला है ये कब आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो रानी सती है इसका साहब आपके जो मेला है ये सब आपके कब आयोजित किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? भाद्र कृष्ण अमावस्या को। ठीक, पूछा जाए कि जो रानी सती हैं रानी सती का जो मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? तो भाद्र कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है। समझ जाओगे क्या? भाद्र कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, अब फिर बात आती है कि क्या वर्तमान में रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है या नहीं किया जाता? बात आती है कि क्या वर्तमान में रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है अथवा नहीं किया जाता? तो आप समझना दोस्तों। ठीक दोस्तों समझना दोस्तों 1986 में दोस्तों 1986 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 1986 में भारत सरकार के द्वारा सती प्रथा को क्या दोस्तों 1986 में भारत सरकार ने सती प्रथा को क्लियर सती प्रथा को ठीक सती के महिमा मंडन को एक तो सती प्रथा को और एक सती के महिमा मंडन को प्रतिबंधित कर दिया है एकदम क्लियर दोस्तों।
भारत सरकार के द्वारा 1986 से सती प्रथा को और सती प्रथा सती के महिमा मंडन को सब आपके प्रतिबंधित कर दिया है। क्लियर। और दोस्तों इस कारण साहब आपके वर्तमान में सार्वजनिक रूप से साहब आपके इनके मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, प्रतिबंधित कर दिया गया है। एकदम क्लियर। और साहब आपके इसलिए दोस्तों वर्तमान में इनके मेले का आयोजन नहीं होता था क्योंकि सती प्रथा अथवा किसी भी सती का महिमा मंडन करना गैर कानूनी माना गया है 1986 से। एकदम क्लियर है दोस्तों, इसलिए वर्तमान में इनके मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में है। मूल नाम था नारायणी देवी। विवाह दोस्तों हुआ था तनधन दास से। कुल देवी है अग्रवालों की। पूजा होती है दादी जी के नाम से। और साहब आपके मेला बढ़ता है भाद्र कृष्ण अमावस्या को। एकदम क्लियर दोस्तों। सती प्रथा को था वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सती के महिमा मंडन को प्रतिबंधित कर दिया गया है सब आपके, इसलिए सब वर्तमान में आपके सती माता का मेला आयोजित नहीं होता है। क्लियर दोस्तों। जो नारायणी माता का मंदिर है या जो नारायणी देवी का मंदिर है या जो था रानी सती का मंदिर है, इसे विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर भी कहा जाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा सती मंदिर साहब आपके, वो भी कौन सा साहब आपके, सती माता का मंदिर। एकदम क्लियर। अब दोस्तों जब हम सती माता के मंदिर की बात कर रहे हैं तो साहब आपके थोड़ा सा आपको सती प्रथा के बारे में भी बता देता हूँ। एकदम क्लियर दोस्तों, जब हम सती प्रथा की बात कर रहे हैं, सती माता के मंदिर की बात कर रहे हैं, तो तब आपके थोड़ा सा सब सती प्रथा के बारे में जान लीजिए। थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। ठीक। अब सब बात आती है आपकी सब सती प्रथा क्या होती हैं। तो राजपूत समाज में पति के देहांत के बाद, राजपूत समाज में पति के देहांत के बाद उसकी पत्नी के द्वारा पति की चिता के साथ अपना जीवन समाप्त कर लिया जाता था और इसे क्या कहते थे, सती प्रथा। राजपूत समाज में पति के देहांत के बाद पति की चिता के साथ अपना जीवन उसकी पत्नी के द्वारा समाप्त कर लिया जाता था, इसे क्या कहते थे, सती प्रथा। फिर बात आती है दोस्तों कि जो सती प्रथा है ना, ये कितने प्रकार की होती है। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो सती प्रथा है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक। फिर पूछा जाए कि 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों एक तो था आपकी सती प्रथा है ना, इसे कहते हैं सगमन, सहगमन। क्या कहते हैं, सहगमन। ठीक। और दोस्तों एक होती है अनुमरण। दोस्तों जो सती प्रथा है ना, ये 2 प्रकार की होती है, सहगमन और अनुमरण, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक। फिर बात आती है कि सहगमन में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि पति के साथ सती होना। क्लियर दोस्तों, सहगमन पूछा जाएगा कि साहब आपके सहगमन में क्या होता है कि पति के साथ सती होना, ये तो क्या कहलाता है, सहगमन। ठीक। और पूछा जाए कि अनुमरण में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पति की निशानी के साथ सती होना। ठीक है दोस्तों, पति की निशानी के साथ सती होना साहब आपके ये क्या कहलाता है, अनुमरण। ठीक। और पूछा जाए कि अनुमरण करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन सी है। पूछा जाए कि अनुमरण करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है उमादेवी, जो कि मालदेव की पगड़ी को लेकर सती हुई थी। सती मंदिर है झुंझुनू में। सती प्रथा साहब आपकी 2 प्रकार की होती है, सहगमन और अनुमरण। पति के साथ सती होना सहगमन और पति की निशानी के साथ सती होना अनुमरण। क्लियर। और साहब आपके अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला रूठी रानी उमादेवी। एकदम क्लियर। पहली बात दोस्तों साहब आपकी फिर बात आती है कि साहब आपके भारत में पहली सती कौन हुई थी। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि साहब आपके जो भारत में है, इस भारत में साहब आपके पहली सती कौन सी हुई थी। ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला सती कौन है, पूछा जाए दोस्तों आपसे कि भारत की प्रथम महिला सती कौन है, भारत की प्रथम महिला सती कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो भारत की प्रथम महिला सती है ना, उसका नाम है हृदयवती। क्लियर। पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला सती कौन है, तो आप क्या बताओगे, हृदयवती। समझोगे ना, भारत की जो प्रथम महिला सती है वो कौन है, हृदयवती। ठीक। और पूछा जाए कि जो हृदयवती हैं दोस्तों, पूछा जाए कि साहब आपके जो हृदयवती हैं वो किसकी पत्नी थी। पूछा जाएगा कि साहब आपके जो हृदयवती हैं वो किसकी पत्नी थी, अर्थात हृदयवती के साहब आपके पति का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि जो हृदयवती हैं इनके पति का नाम था गोपराज। क्या नाम था भैया, गोपराज। एकदम क्लियर। पहली बात।
फिर बात आती है कि भारत की अंतिम सती कौन है। क्लियर। फिर बात आती है कि भारत की अंतिम सती कौन है। ठीक, भाई प्रथम सती तो कौन हुई था, आपके हृदयवती। ठीक, फिर पूछा जाए कि भारत की अंतिम सती कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो भारत की अंतिम सती है ना, उसका नाम है रूप कंवर। पूछा जाएगा कि जो भारत है, इस भारत की अंतिम सती साहब किसे कहा जाता है दोस्तों, रूप कंवर को कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि जो रूप कंवर है ये भारत की अंतिम सती कहलाती है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो रूप कंवर है साहब आपकी ये कहाँ की थी। पूछा जाएगा कि जो रूप कंवर है ये साहब कहाँ की थी, सीकर की थी। कहाँ की साहब आपके, सीकर की थी। सीकर में साहब आपके किस गांव की थी, पदराला गांव की थी। ठीक, सीकर में साहब आपके किस गांव की थी, पदराला गांव की थी। ठीक, पूछा जाएगा कि जो रूप कंवर है इनके पति का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि रूप कंवर के पति का नाम था माल सिंह शेखावत। जो रूप कंवर है इनके पति का नाम क्या था, माल सिंह शेखावत, ये इनके पति का नाम था। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि रूप कंवर कब सती हुई थी, 4 सितंबर 1987 को साहब आपके दोस्तों रूप कंवर सती हुई थी। समझ रहे हो दोस्तों, 4 सितंबर 1987 साहब आपके रूप कंवर सती हुई थी। क्लियर। ये साहब आपके भारत की अंतिम महिला सती कहलाती हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी महिलाएं सती हुई हैं। पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी महिला सती हुई हैं। ठीक, पूछा जाए कि आज़ादी के बाद भारत में कितनी महिला सती हुई हैं, 29। और 29 में अंतिम कौन थी, रूप कंवर। ठीक, सती प्रथा 2 प्रकार की, सहगमन और अनुमरण। सहगमन पति के साथ और अनुमरण पति की निशानी के साथ। ठीक, और अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला रूठी रानी उमादेव मालदेव राठौड़ की पत्नी। क्लियर। अच्छा दोस्तों अगली बार, भारत की पहली साफ सती है दोस्तों आपके हृदयवती, ये गोपराज की पत्नी थी। अंतिम सती है रूप कंवर, ये माल सिंह शेखावत की पत्नी थी और 4 सितंबर 1987 को सीकर के पदराला गांव में सती हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद भारत में अब तक 29 महिलाएं सती हुई हैं 1986 तक। ठीक, उसके बाद तो प्रतिबंधित हो चुका है। ठीक, अच्छा भी बात आती है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक दोस्तों, बात आती है कि जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक, अर्थात जो सती प्रथा है इसका साहब आपके सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप क्या बताओगे, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला जो पहला अभिलेख है उसका नाम है एरण अभिलेख। क्लियर। सती प्रथा का साहब आपके जो उल्लेख मिलता है था वो कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख में। और पूछा जाएगा कि जो एरण अभिलेख है इसकी रचना किसने की थी, धन्य विष्णु ने। पूछा जाएगा कि जो एरण अभिलेख है इस एरण अभिलेख की रचना किसने की थी, धन्य विष्णु ने। और कब की थी, 510 ईस्वी में की थी। ठीक दोस्तों। और पूछा जाए कि धन्य विष्णु किसका मंत्री था, भानुगुप्त का मंत्री था। साहब किसका मंत्री था, भानुगुप्त का मंत्री था। समझ जाओगे क्या। तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है एरण अभिलेख, और दोस्तों एरण अभिलेख के रचनाकार है धन्य विष्णु। और दोस्तों ये 510 ईस्वी में भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। तो इसका मतलब भारत में साहब आपकी जो सती प्रथा आरंभ हुई वो भानुगुप्त के शासनकाल में आरंभ हुई। भारत में जो सती प्रथा है वो आरंभ हुई भानुगुप्त के शासनकाल में, 510 ईस्वी में आरंभ हुई। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला है एरण अभिलेख, और साहब आपके रचनाकार है धन्य विष्णु। और इसी एरण अभिलेख में इस हृदयवती का उल्लेख किया गया है। इसी एरण अभिलेख में साहब आपके हृदयवती का उल्लेख किया गया है। एकदम क्लियर क्या भी हो। चलूँ आगे। अगली बात दोस्तों, इसी एरण अभिलेख में इसी एरण अभिलेख में कालिदास का भी उल्लेख है दोस्तों। इसी एरण अभिलेख में कालिदास का भी सब उल्लेख किया गया है। तो पूछ लिया जाए कि गुप्त काल का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास का उल्लेख किया गया है, तो आप क्या बताओगे, एरण अभिलेख। क्लियर। और दोस्तों इसी एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर तो कुबेर के समान और क्रोधित होने पर यमराज के समान दिखाई देता था। इस एरण अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर तो कुबेर के समान और क्रोधित होने पर यमराज के
के समान दिखाई देता था। और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ के द्वारा, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन भी कहा गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो। अगली बात फिर बात आती है कि दोस्तों कि था जो सती प्रथा है ना, इस सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया। क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि इस सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया। तो आप क्या बताओगे कि सती प्रथा पर सबसे पहले था प्रतिबंध लगाया था बूंदी रियासत ने। किसने लगाया था? बूंदी रियासत ने। और कब लगाया था? 1822 में। शासक का नाम था विष्णु सिंह। शासक का नाम क्या था? विष्णु सिंह। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत बूंदी रियासत 1822 में विष्णु सिंह के द्वारा लगाया गया था। समझ जाओगे क्या? ठीक, केवल थोड़ा सा बता रहा था आपके सती प्रथा के बारे में, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया। पूछा जाए कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया। क्लियर। किस अधिनियम में किया। ठीक दोस्तों। पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा को सब आपके कब प्रतिबंधित किया गया। ठीक, तो आप समझना दोस्तों, अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा को तब कब प्रतिबंधित किया गया, तो 4 सितंबर 1829 को, 4 सितंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। पूछा जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। पूछा जाए किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अधिनियम 17 के अंतर्गत किया गया। क्लियर। और दोस्तों जो अधिनियम 17 है ना, ये पूछा जा चुका है रीट 2016 में। जो अधिनियम 17 है ये पूछा जा चुका है रीट 2016 में। अच्छा, करने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। पूछा जाएगा कि करने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक। और पूछा जाए कि विलियम बेंटिक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि विलियम बेंटिक है बंगाल का अंतिम। पूछा जाए कि विलियम बेंटिक कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक। तथा भारत का प्रथम गवर्नर। बंगाल का तो अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर कौन है साहब आपके? विलियम बेंटिक। समझ आओगे क्या? बंगाल का तो अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर कौन है? विलियम बेंटिक। और पूछा जाए कि विलियम बेंटिक ने किसके सुझाव पर दोस्तों सती प्रथा को बैन किया था? राजा राम मोहन राय के सुझाव पर। क्लियर दोस्तों। विलियम बेंटिक ने किसके सुझाव पर सती प्रथा को बैन किया था? राजा राम मोहन राय के सुझाव पर। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय है ना, इन्हें कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का पितामह। समझ जाओगे दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह। समझ गए क्या दोस्तों अच्छी तरह? हाँ बरो, हाँ। चलो आगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों। चलो एक बार दोस्तों फिर समझना। ठीक। झुंझुनू में साहब क्या है? सती मंदिर। नाम क्या है? नारायणी देवी। विवाह किससे हुआ? तंदनदास से। कुल देवी है अग्रवालों की। मेला बढ़ता है भाद्र कृष्ण अमावस्या को, पूजी जाती है दादी जी के नाम से। 1986 में साहब आपके भारत सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था और तब से सती होना और किसी भी सती महिला का महिमा मंडन करना गैर कानूनी अपराध है। क्लियर। तो दोस्तों वर्तमान में सती माता का मेला आयोजित नहीं किया जाता है। सती प्रथा 2 प्रकार की होती है, सहगमन और अनुमरण। सहगमन पति के साथ और अनुमरण पति की निशानी के साथ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला रूठी रानी उमादेव मालदेव राठौर की पत्नी थी। हाँ या ना? हाँ। ठीक है क्या दोस्तों। भारत की प्रथम महिला सती का नाम है हृदयवती। ये गोपराज की पत्नी थी। और भानुगुप्त के शासनकाल में साहब आपके गोपराज हूण शासक तोरमान से लड़ते हुए शहीद हो गया था और तोरमान की पत्नी हृदयवती पहली बार सती हुई थी। तो भारत की अंतिम महिला साहब सती दोस्तों आपके रूपकंवर 4 सितंबर 1987 को सीकर के पादरला गांव में सती हो गई थी साहब। इनके पति का नाम था माल सिंह शेखावत। ठीक।
आजादी के बाद भारत में कुल मिलाकर 29 महिला साहब सती हुई है। सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था धन्य विष्णु के द्वारा। और सती प्रथा पहली बार आरंभ हुई 510 में भानुगुप्त के शासनकाल में, एरन अभिलेख में मिलता है उल्लेख। और पहली महिला सती का नाम है हृदयवती। ठीक दोस्तों, सती प्रथा को सबसे पहले था प्रतिबंध किया था बूंदी रियासत ने 1822 में। शासक का नाम था विष्णु सिंह। अंग्रेजों के द्वारा था आपके सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1829 में अधिनियम 17 के अंतर्गत। और अधिनियम 17 था पूछा जा चुका है रीड 2016 में। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। विलियम बेंटिक भारत के तो प्रथम और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाते हैं। और विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। ठीक, और राजा राम मोहन राय कहलाते हैं साहब आपके भारतीय पत्रकारिता के पितामह। अगर प्रश्न आ जाए कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी क्यों थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय के साहब आपके भाई का नाम था जगमोहन और इनकी भाभी राजा राम मोहन राय की भाभी सती हो गई थी साहब आपके, तब जाकर साहब इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। एकदम क्लियर। जब कभी हम राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो ठीक। फिर बात आती है दोस्तों कि साहब आपके साहब और ये तो एक विशेषता हुई। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि साहब सीकर जिले के साहब दोस्तों जो झुंझुनू है साहब आपके यहाँ किसका मंदिर है, पूछा जाएगा दोस्तों। साहब जो झुंझुनू है यहाँ साहब आपके किसका मंदिर है। ठीक, तो साहब आपको समझना दोस्तों, साहब जो झुंझुनू है ना साहब आपके यहाँ एक मंदिर है दोस्तों। पूछा जाएगा कि साहब जो झुंझुनू है ना यहाँ साहब कौन सा मंदिर है, तो साहब समझना दोस्तों झुंझुनू में एक मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। क्लियर दोस्तों, यहाँ एक मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। ठीक दोस्तों, यहाँ है साहब आपके रघुनाथ जी का मंदिर। पूछा जाएगा कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है ना ये है कहाँ, पूछा जाएगा कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है ये है कहाँ, तो आप क्या बताओगे कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है ना ये खेतड़ी में है। कहाँ है, खेतड़ी में है। और पूछा जाएगा कि दोस्तों जो रघुनाथ जी का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके इसका निर्माण कराया था चूंडावत जी ने। क्लियर दोस्तों, साहब किसने कराया था, चूंडावत जी ने। दोस्तों साहब आपके जो रघुनाथ जी का मंदिर है ना यहाँ एक तो साहब राम की मूर्ति है और एक लक्ष्मण की मूर्ति है। एकदम क्लियर। एक तो यहाँ राम की मूर्ति है और साहब आपके एक यहाँ किसकी मूर्ति है, लक्ष्मण की। लेकिन विशेषता क्या है, इस मंदिर में राम और साहब आपके लक्ष्मण के मूँछों को दर्शाया गया है। ठीक दोस्तों, साहब आपके यहाँ मूँछों वाले राम और लक्ष्मण की मूर्ति समझ जाओगे दोस्तों। यहाँ मूँछों वाले राम और लक्ष्मण की मूर्ति स्थित है, समझ जाओगे कि दोस्तों इस मंदिर में साहब आपके राम और लक्ष्मण की मूर्ति है। लेकिन साहब कौन सी है, मूँछों वाले राम और लक्ष्मण की मूर्ति है। साहब कहाँ है दोस्तों, आपके झुंझुनू में। एकदम क्लियर दोस्तों, दो हो गए। रानी सती का मंदिर क्लियर दोस्तों, मूँछों वाले हनुमान राम जी और साहब आपके लक्ष्मण जी की मूर्ति है। और साहब मूँछों वाले हनुमान जी साहब सालासर बालाजी चूरू में, बताया था मैंने आपको। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है ना इसे और किस काम के लिए जाना जाता है। एकदम क्लियर, जो झुंझुनू है इसे और किस काम के लिए जाना जाता है, तो आप समझना राजस्थान का एकमात्र दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र गधों का अभयारण्य। ठीक, राजस्थान का एकमात्र गधों का अभयारण्य। ठीक, राजस्थान का एकमात्र जो गधों का अभयारण्य है। क्लियर दोस्तों, वो भी कहाँ है, झुंझुनू में। और पूछा जाए कि झुंझुनू के साहब आपके किस क्षेत्र में है, तो आप क्या बताओगे, डूंडलोद में है। कहाँ है, डूंडलोद। क्लियर, राजस्थान का एकमात्र गधों का साहब आपके अभयारण्य है झुंझुनू के डूंडलोद तहसील में है। क्लियर, तो डूंडलोद तो साहब झुंझुनू में राजस्थान का एकमात्र गधों का अभयारण्य स्थित है, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर थोड़ी सी साहब आपके हम गधों की बात भी कर लेते हैं, हम थोड़ी सी गधों की बात भी कर लेते हैं। फिर बात आती है कि भारत में गधों के अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं। क्लियर, पूछा जाएगा कि भारत में गधों के अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं। क्लियर, पूछ लिया जाए कि भारत में गधों के अभयारण्य कहाँ कहाँ हैं, तो आप क्या बताओगे कि एक तो है गुजरात में, ठीक, एक है राजस्थान में, हाँ बराबर भैया, हाँ, ठीक, एक है मध्य प्रदेश में, ठीक, एक है छत्तीसगढ़ में। ठीक दोस्तों, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों साहब आपके एक है साहब आपके दिल्ली में, समझ जाओगे दोस्तों।
भारत के 5 राज्यों में साहब आपके गधों के अभ्यारण्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में गधों के अभ्यारण्य हैं। एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों साहब जो छत्तीसगढ़ है ना, ये पहले एमपी में आता था। दोस्तों साहब आपके जो छत्तीसगढ़ है ना, पहले कहाँ आता था? एमपी में आता था। वर्तमान साहब आपके एक राज्य बन गया है। एकदम क्लियर, वर्तमान साहब क्या बन गया? ये राज्य बन गया है। फिर बात आती है साहब आपके साहब जो छत्तीसगढ़ है, इसे साहब आपके राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को। क्लियर, पूछा जाएगा साहब जो छत्तीसगढ़ है इसे राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 के पहले क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। और जैसे ही मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एमपी का क्षेत्रफल हो गया कम और राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया ज़्यादा। तो 1 नवंबर 2000 से ही राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को साहब आपके एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। दोस्तों साहब ध्यान रखना, नवंबर 2000 में, दोस्तों ध्यान रखना, नवंबर 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, नवंबर 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। समझे दोस्तों, जो नवंबर 2000 है साहब आपके इसमें 3 राज्यों का गठन किया गया था। ठीक साहब, कितना गठन किया गया दोस्तों? 3 राज्यों का गठन किया गया था। और पूछा जाए कि वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है छत्तीसगढ़, क्लियर दोस्तों, एक है उत्तराखंड। क्लियर दोस्तों, 3 राज्य साहब कौन कौन से हैं? एक तो है छत्तीसगढ़, एक है उत्तराखंड और एक है झारखंड। क्लियर दोस्तों, क्लियर दोस्तों, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। दोस्तों ये तीनों राव आपके साथ जो राज्य है ना, ये कब बने थे दोस्तों? नवंबर 2000 में। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? छत से उतर जा 1915 बार। क्या लिखा हुआ है? छत से उतर जा 1915 बार। ठीक दोस्तों, इससे बनेगा छत्तीसगढ़। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। क्लियर। और साहब पूछा जाए साहब जो छत्तीसगढ़ है ये साहब कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। इससे बनेगा उत्तराखंड। दोस्तों ये बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। समझ जाओगे क्या? ठीक। और दोस्तों इससे बनेगा झारखंड और साहब आपके दोस्तों ये बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। क्लियर दोस्तों, तो नवंबर 2000 में साहब 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से अलग हुआ। हाँ या ना? एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि साहब आपके झुंझुनू में रघुनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों झुंझुनू में राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य भी है दोस्तों, और पूरे भारत में 5 हैं। अब दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। क्लियर दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक दोस्तों ध्यान रखना, झुंझुनू में साहब आपके एक संस्था और है और दोस्तों उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। एकदम क्लियर दोस्तों। दोस्तों साहब आपके झुंझुनू है ना, तब आपके झुंझुनू में एक संस्थान और है। क्लियर। और साहब आपके उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। क्लियर। तो राजस्थान का वह जिला जहाँ रामकृष्ण मिशन का केंद्र है साहब कौन सा होगा? झुंझुनू। ठीक। राजस्थान में रामकृष्ण मिशन का दोस्तों जो केंद्र है ना, वो सब आपके कहाँ है? झुंझुनू जिले में है। ध्यान रखना। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों कि जो रामकृष्ण मिशन है, बात आती है कि जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है? ठीक। पूछा जाएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि स्वामी विवेकानंद। क्लियर। पूछा जाएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। फिर बात आती है कि जो स्वामी विवेकानंद है इनका मूल नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक। इनका मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। और पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और प्रतिवर्ष 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि नरेंद्र को विवेकानंद का नाम किसने दिया था? नरेंद्र को विवेकानंद का नाम किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे
खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने नरेंद्र को विवेकानंद का नाम दिया था? समझ जाओगे क्या? झुंझुनू में सब आपके रामकृष्ण मिशन का केंद्र है और सब आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। एकदम क्लियर। और दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के नाम पर। और नरेंद्रनाथ दत्त को दोस्तों जो विवेकानंद का नाम दिया वो दिया था अजीत सिंह ने, जो कि खेतड़ी के महाराज थे। ठीक, पहली बात दोस्तों। फिर बात आती है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। क्लियर दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी और दोस्तों उस किताब का नाम था मैं समाजवादी हूँ। क्लियर दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी थी और पूछा जाएगा कि इनकी किताब का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनकी किताब का नाम था मैं समाजवादी हूँ। एकदम क्लियर। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, नाम क्या था? मैं समाजवादी हूँ। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि मैं समाजवादी हूँ ये किताब तो किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। और पूछा जाए कि मैं समाजवादी हूँ, क्लियर, पूछा जाएगा कि मैं समाजवादी हूँ ये कथन किसने कहा? क्लियर, पूछा जाए कि मैं समाजवादी हूँ ये कथन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कब कहा था? लाहौर अधिवेशन में। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कब कहा था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक। फिर बात आती है कि जो लाहौर अधिवेशन है दोस्तों, बात आती है कि जो लाहौर अधिवेशन है ये सब आपके कब आयोजित हुआ था? 1929 में। कब हुआ था दोस्तों? 1929 में। समझ जाओगे क्या? लाहौर का आपकी जो अधिवेशन है वो आप कब आयोजित हुआ था? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एकदम क्लियर दोस्तों, पहली बात। ठीक। और दोस्तों इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। ठीक दोस्तों, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने आपके सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे क्या दोस्तों? तिरंगा फहराया था। ठीक। और दोस्तों इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पहली बार मनाया गया था स्वराज दिवस। क्या मनाया गया था? स्वराज दिवस। क्लियर दोस्तों। और जब स्वराज दिवस मनाया गया था, पूछा जाएगा कि जो स्वराज दिवस है ये कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को तब आपके स्वराज दिवस मनाया गया और तब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। समझ जाओगे क्या? लाहौर अधिवेशन में साहब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाया था और स्वराज दिवस मनाने के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक तो लिखी आपके विवेकानंद ने और मैं समाजवादी हूँ कथन कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में। लाहौर अधिवेशन में सब आपके पहली बार कांग्रेस के द्वारा तिरंगा ध्वज फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसी दिन साहब आपके कांग्रेस ने पहली बार स्वराज दिवस मनाया था और तब आपके इसी समय साहब आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। ठीक। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं। 1929 लाहौर, 1936 साहब आपके लखनऊ और 1936 फैजपुर। और फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन कहलाता है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। ठीक। झुंझुनू में रामकृष्ण मिशन है दोस्तों और साहब आपके रामकृष्ण मिशन साहब आपके स्थापित हुआ था विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। नरेंद्रनाथ दत्त को साहब आपके विवेकानंद का नाम दिया था अजीत सिंह ने। ठीक। और विवेकानंद की तब किताब है दोस्तों मैं समाजवादी हूँ। दोस्तों जो विवेकानंद है ना इनके द्वारा साहब आपके 2 पत्र दोस्तों विवेकानंद हैं इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा दोस्तों जो विवेकानंद है इनके द्वारा 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया गया था। विवेकानंद ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। ठीक दोस्तों, इनकी एक पत्रिका का नाम था प्रबुद्ध भारत। ठीक दोस्तों,
इनकी एक पत्रिका का नाम था प्रबुद्ध भारत। और पूछा जाएगा कि जो प्रबुद्ध भारत है इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी। ठीक। और दोस्तों इनकी एक पत्रिका का नाम था उद्बोधन, इनकी एक पत्रिका का नाम था उद्बोधन। और पूछा जाएगा कि उद्बोधन की भाषा क्या थी, बांग्ला। क्या नाम था दोस्तों, बांग्ला। समझ जाओगे दोस्तों। ठीक। रामकृष्ण मिशन झुंझुनू में है, स्थापना हुई थी विवेकानंद के द्वारा। इन्होंने साहब आपके मैं समाजवादी हूँ पुस्तक लिखी थी। और मैं समाजवादी हूँ कथन किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी दो पत्रिकाएं थी, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना दोस्तों। बोर्ड की दशा पे ना जाइए, बोर्ड के विचारों पर जाइए कि साहब आपके बोर्ड में क्या क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। एकदम क्लियर। चलो दोस्तों आगे। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है दोस्तों, ये तो सब आपके झुंझुनू जिले की विशेषताएं। ठीक। अब दोस्तों हम थोड़ा सा झुंझुनू का भूगोल पढ़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, हम थोड़ा सा झुंझुनू का भूगोल पढ़ लेते हैं। ठीक। फिर साहब आपकी बात आती है कि झुंझुनू का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछ लिया जाए कि झुंझुनू का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे, 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट। क्लियर दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। पूछा जाएगा कि झुंझुनू का अक्षांश विस्तार कितना है, 27 डिग्री 5 मिनट से लेकर 28 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि झुंझुनू का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपका झुंझुनू है इसका साहब आपका जो देशांतरीय विस्तार है ना दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है इसका साहब आपके देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो झुंझुनू है इसका साहब देशांतरीय विस्तार है 75 से लेकर 76 डिग्री। पूछ लिया जाए कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, साहब 75 से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। साहब क्या है इसका देशांतरीय विस्तार है। समझ जाओगे क्या, अक्षांश विस्तार 27.5, देशांतरीय विस्तार 75 से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके साहब जो झुंझुनू है इसकी स्थलाकृति कैसी है। फिर पूछा जाएगा कि साहब जो झुंझुनू है इसकी स्थलाकृति कैसी है। एकदम क्लियर। जो झुंझुनू है इसकी स्थलाकृति कैसी है, तो आप क्या बताओगे, साहब आपके जो साहब झुंझुनू है ये सब आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। क्यों दोस्तों, साहब जो झुंझुनू है ये सब आपके एक तो आता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब समझना, ये झुंझुनू इस दोस्तों जो झुंझुनू है ना, इस तब झुंझुनू जिले का उत्तर पश्चिमी जो भाग है ये तो है मरुस्थलीय। ठीक। और दोस्तों साहब आपके जो उत्तर पूर्वी भाग है ये है साहब आपके पहाड़ी। एकदम क्लियर। तो साहब जो मरुस्थलीय भाग है साहब तो कौन सा होगा, पूछा जाएगा कि जो साहब झुंझुनू है इसका मरुस्थलीय भाग किस दिशा में है, तो साहब आपके उत्तर पश्चिम दिशा में साहब आपके क्या है मरुस्थलीय भाग है। समझ जाओगे ना दोस्तों, जो उत्तर पश्चिम दिशा है तब वहाँ तो क्या है मरुस्थलीय भाग। ठीक। और दोस्तों साहब आपके साहब समझना, ये झुंझुनू जिले का उत्तर पूर्वी जो भाग है दोस्तों, साहब झुंझुनू जिले का दोस्तों जो उत्तर पूर्वी भाग है वो सब आपके क्या है पहाड़ी भाग है। एकदम साहब समझ जाओगे दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है सब आपके ये पहाड़ी भाग है। समझ जाओगे दोस्तों। तो सब आपके ये दो तरह की स्थलाकृति में है। इसका कुछ क्षेत्र सब आपके मरुस्थल में आता है, सब आपके कुछ किस में आता है दोस्तों, आपके पहाड़ी प्रदेश में आता है। एकदम क्लियर। चलूँगा दोस्तों आगे, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक दोस्तों। अगली बात फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों जो झुंझुनू है इसका साहब आपकी झुंझुनू की जनसंख्या कितनी है। फिर बात आती है कि जो जिला झुंझुनू है इस झुंझुनू जिले की जनसंख्या कितनी है। पूछ लिया जाए कि झुंझुनू जिले की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे 21,37,045। क्लियर। कितनी है 21,37,045। और पूछा जाए कि झुंझुनू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप क्या बताओगे 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए कि झुंझुनू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर साहब आपके झुंझुनू जिले का जनसंख्या घनत्व है। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। ठीक। फिर बात आती है साहब आपके कि जो झुंझुनू जिला है इसका साहब क्षेत्रफल कितना है। पूछा जाएगा कि साहब जो झुंझुनू जिला है इसका साहब आपके क्षेत्रफल कितना है। क्लियर। तो साहब आपके दोस्तों हाँ जो झुंझुनू जिला है दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है ना वो है 5,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। और अगर दोस्तों मील में निकालेंगे तो 2289 मील। एकदम क्लियर दोस्तों। समझ जाओगे क्या,
2289 वर्ग मील दोस्तों, है ना दोस्तों। तो साहब आपके क्षेत्रफल कितना है 5928 वर्ग किलोमीटर, और साहब आपके दोस्तों मील में कितना होगा 2289 मील। ठीक, अच्छा था फिर बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है। ठीक, पूछा जाए कि साहब जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का पड़ोसी राज्य कौन सा है, हरियाणा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हरियाणा के साथ जिले राजस्थान के जिलों को स्पर्श करते हैं, मैं पूरी तरह बता रखा हूँ एकदम क्लियर। और 1262 की सीमा है, इनके बारे में हम हरियाणा पर बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों जो झुंझुनू है इसके साथ पड़ोसी राज्य कौन सा होगा, हरियाणा होगा। और साहब हरियाणा के जो जिले साहब राजस्थान को टच करते हैं इनके बारे में हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं अच्छी तरह, एकदम क्लियर समझ आओगे दोस्तों। फिर साहब आपकी बात आती है दोस्तों, यहाँ तक एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब जो झुंझुनू जिला है यहाँ के साहब आपके प्रमुख तालाब कौन सा है और प्रमुख बांध कौन सा है, एकदम क्लियर दोस्तों। बात आती है कि यहाँ के साहब आपके प्रमुख तालाब कौन सा है, प्रमुख बांध कौन सा है, प्रमुख परियोजना कौन सी है, 3 बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अच्छा साहब पूछा जाएगा कि जो झुंझुनू है इस झुंझुनू का प्रमुख बांध कौन सा है, तो आपके बताओगे अजीत सागर, एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि झुंझुनू जिले का प्रमुख बांध कौन सा है, तो आप क्या बताओगे अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले का प्रमुख बांध है, समझ जाओगे ना। पूछा जाए कि झुंझुनू जिले का प्रमुख बांध कौन सा है, अजीत सागर बांध झुंझुनू जिले का प्रमुख बांध है। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि साहब झुंझुनू का प्रसिद्ध तालाब कौन सा है, पन्नालाल, क्लियर, पन्नालाल शाह तालाब, क्लियर, पन्नालाल शाह तालाब साहब आपके यहाँ का प्रमुख तालाब है। अच्छा दोस्तों अगर सिंचाई परियोजना की बात की जाए कि झुंझुनू जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है, अगर हम सिंचाई परियोजना की बात करें कि साहब झुंझुनू जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है, ठीक, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके आपनी परियोजना। ठीक, आपनी सिंचाई परियोजना झुंझुनू जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजना है दोस्तों। यह परियोजना जर्मनी के सहयोग से संचालित है दोस्तों। ये जो परियोजना है ये सब आपके जर्मनी के साथ सहयोग से संचालित है, एकदम क्लियर। और दोस्तों इस परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, इस परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इन 3 जिलों को साहब आपके पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, हाँ या ना, एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक। ठीक, अच्छा दोस्तों फिर बात आती है अगली बात दोस्तों, झुंझुनू में साहब आपके दोस्तों एक क्षेत्र है चिड़ावा, दोस्तों झुंझुनू में साहब आपके एक क्षेत्र है चिड़ावा। ठीक, और दोस्तों चिड़ावा में साहब आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए थे। ये दोस्तों झुंझुनू में एक क्षेत्र है चिड़ावा और साहब आपके चिड़ावा में एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए थे। ठीक, और पूछा जाएगा कि उनका नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे मास्टर प्यारेलाल। तब क्या नाम था, मास्टर प्यारेलाल, एकदम क्लियर दोस्तों, क्या नाम था, मास्टर प्यारेलाल। और दोस्तों जो मास्टर प्यारेलाल हैं इन्हें कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। जो मास्टर प्यारेलाल है इन्हें क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, समझ जाओगे क्या दोस्तों। ठीक, जो साहब आपके चिड़ावा का गांधी है किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल को, क्लियर दोस्तों। और साहब आपके ये प्रश्न पूछा जा चुका है पटवारी परीक्षा 2016 में, एकदम क्लियर दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2016 में साहब आपके ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि जो झुंझुनू है दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है इस झुंझुनू के साहब आपके प्रमुख नदी कौन सी है। फिर बात आती है कि जो झुंझुनू जिला है यहाँ की साहब आपके प्रमुख नदी कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो शेखावाटी क्षेत्र है ना यहाँ बहुत कम नदियाँ हैं, एकदम क्लियर दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में बहुत कम नदियाँ हैं। ठीक, और दोस्तों साहब आपके शेखावाटी साहब क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, क्लियर दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र है ना, क्लियर दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है, क्लियर, यहाँ की साहब आपकी जो प्रमुख नदी है ना उस नदी का नाम है कांतली। क्लियर दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है ना वो कांतली नदी है। ठीक, शेखावाटी में नदियों का अभाव है दोस्तों। ठीक, चूरू में तो नदी है ही नहीं। ठीक, कांतली नदी साहब आपकी झुंझुनू की प्रमुख नदी है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि जो कांतली नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, सब जानते हैं भैया आप। ठीक, खंडेला पहाड़ियों से, एकदम क्लियर। साहब आपके पूछा जाएगा कि साहब आपकी जो कांतली नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है रे भैया, तो क्या बताओगे खंडेला पहाड़ी से। और पूछा जाएगा कि खंडेला पहाड़ी कहाँ आती है दोस्तों, रेवासा। पूछा जाएगा कि जो खंडेला पहाड़ी ये कहाँ आती है, रेवासा में। और रेवासा कहाँ आता है, सीकर में आता है। ठीक, अच्छा पूछा जाए
कि जो कांतली नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे 100 किलोमीटर। कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक, पूछा जाएगा कि सब आपके जो दोस्तों पूछा जाएगा सब जो कांतली नदी है ये किन 2 जिलों में बहती है, तो दोस्तों एक तो था ये बहती है सीकर में, और दोस्तों एक बहती है ये झुंझुनू में। क्लियर दोस्तों, सीकर और झुंझुनू में। दोस्तों साहब ये नदी झुंझुनू को 2 समान भागों में विभाजित करती है। एकदम क्लियर। और दोस्तों इस नदी का दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र है, दोस्तों ध्यान रखना, जो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है तोरावाटी। इस नदी का दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र था वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। और दोस्तों इसी नदी के निकट गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। समझ जाओगे क्या दोस्तों, इसी नदी के निकट गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक, जब हम सीकर पढ़ेंगे तो गणेश्वर सभ्यता को पढ़ेंगे। झुंझुनू की प्रमुख नदी है कांतली नदी। इसे कांटली नदी भी कहते हैं साहब, क्योंकि साहब आपकी जब यह चलती हैं तो तब भूमि को अपर्दन करती है साहब कांतली नदी। उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से, सब रेवासा सीकर में है, लंबाई है 100 किलोमीटर। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। सब कहीं ना कहीं लिखा साहब ये चूरू में बहती है, लेकिन साहब आपके चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों समझ दोस्तों, ये चूरू की सीमा में समाप्त हो जाती है, चूरू में प्रवाहित नहीं होती साहब सीकर झुंझुनू। इस दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना दोस्तों, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है सब आपके वो क्या कहलाता है दोस्तों, तोरावाटी कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, तोरावाटी कहलाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ तक सब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक दोस्तों, अगर आपको सब यहाँ तक कोई भी डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो, तो दोस्तों आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर चले आएंगे भैया। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है, इस झुंझुनू का साहब आपके प्रमुख नृत्य कौन सा है। एकदम क्लियर दोस्तों, बात आती है कि जो झुंझुनू है इस साहब जब आपके झुंझुनू का प्रमुख नृत्य कौन सा है। एकदम क्लियर। तो तब ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम नृत्य की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम नृत्य की बात करते हैं तब आपकी शेखावटी का साहब आपके जो प्रमुख नृत्य है ना उसका नाम है गीदड़ नृत्य। क्लियर दोस्तों, जो शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है उसका नाम क्या है, गीदड़ नृत्य। क्लियर, गीदड़ नृत्य साहब आपके सीकर झुंझुनू चूरू का साहब आपके प्रमुख नृत्य साहब आपके गीदड़ नृत्य। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो साहब आपके साथ देखना दोस्तों, जो गीदड़ नृत्य है ना ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, देखना ये साहब आपके जो नृत्य है ना ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अच्छा साहब पूछा जाएगा कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। एकदम क्लियर, तब कब किया जाता है, होली के अवसर पर। अर्थात दोस्तों आपको ध्यान हो, जब होली होती है ना तो साहब आपके होली का दहन के कुछ दिन पूर्व साहब आपके हम प्रहलाद की स्थापना करते हैं। तो होली का साहब आपके दहन के पूर्व जब प्रहलाद की स्थापना की जाती है तो प्रहलाद की स्थापना के साथ ही साहब आपके नृत्य आरंभ हो जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस तब आपके दोस्तों जो गीदड़ नृत्य है ना ये सब एक तरह से आपके स्वांग नृत्य हैं। अर्थात दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाए जाते हैं। तो एक नृत्य कम है और स्वांग में ज़्यादा आते हैं सब आपके स्वांग नृत्य। अलग अलग तरह के स्वांग बनाते हैं, सेठ सेठानी के स्वांग, ठीक है, डाकन और डाकू के स्वांग, क्लियर है, साधु के स्वांग। तो सब आपके अलग अलग तरह के स्वांग बनाए जाते हैं, तो इसको स्वांग नृत्य ज़्यादा कहते हैं। ठीक दोस्तों, साहब इस नृत्य में क्या होता है कि कुछ पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं। क्लियर दोस्तों, इस नृत्य में कुछ पुरुष महिलाओं का वेश भी धारण करते हैं और ऐसे पुरुषों को कहा जाता है गणगौर। क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। समझ जाओगे क्या, साहब केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। प्रहलाद की स्थापना के साथ होलिका दहन के कुछ दिनों पहले आरंभ हो जाता है। पुरुष महिलाओं का वेश धारण करते हैं, सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो गणगौर कहलाते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा साहब आपके स्वांग की बात करें तो साधु का स्वांग, डाकी का स्वांग, डाकन का स्वांग, दुल्हन का स्वांग, दूल्हे का स्वांग, पादरी, शिल्पी, श्रमिक, सेठ सेठानी, ऐसे अलग अलग स्वांग किया जाता है दोस्तों यहाँ। एकदम क्लियर। चलो दोस्तों आगे यहाँ तक ठीक। अच्छा साहब अभी बात आती है कि और कौन सा साहब आपके जो नृत्य हैं कि दोस्तों जो साहब शेखावाटी क्षेत्र में या झुंझुनू में किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ साहब आपके एक नृत्य और हैं दोस्तों, यहाँ साहब आपके एक नृत्य और हैं और साहब आपके वो है चंग नृत्य। साहब कौन सा नृत्य है, चंग नृत्य। ठीक दोस्तों, साहब आपके साहब जो नृत्य है ना ये भी केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। समझ लो दोस्तों ये नृत्य है ना ये भी केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। और पूछा जाए कब किया जाता है, होली के अवसर पर। एकदम क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कब किया जाता है, होली के अवसर पर साहब आपके किया जाता है। चंग नृत्य साहब आपके
बड़े अजीब माहौल में साहब आपके किया जाता है, उल्लास का माहौल होता है साहब, आपके हर्षोल्लास के साहब आपके माहौल में साहब चंग नृत्य किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके और साहब कौन सा नृत्य साहब आपके यहाँ होता है। ठीक, तो दोस्तों शेखावाटी साहब क्षेत्र में दोस्तों एक नृत्य और होता है, और दोस्तों उसका नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य। दोस्तों यहाँ एक नृत्य और होता है, और उस नृत्य का नाम क्या है, कच्छी घोड़ी नृत्य। एकदम क्लियर दोस्तों। साहब जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ना, ये आता है व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में। तो दोस्तों ये साहब आपके जो नृत्य है ना, ये आता है व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में। ठीक, अच्छा साहब किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अच्छा साहब आपके पूछा जाएगा कि ये दोस्तों साहब ये जो नृत्य है ना, ये एक विशेष जाति करती है। ठीक, और दोस्तों उस जाति का नाम है बावरी जाति। साहब आपके क्या नाम है, बावरी जाति। कच्छी घोड़ी साहब आपके नृत्य है दोस्तों व्यवसायिक नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और साहब आपके ये दोस्तों बावरी जाति के द्वारा साहब आपके विशेष रूप से किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि दोस्तों इस नृत्य के साहब आपके प्रमुख कलाकार कौन हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। बात आती है कि वर्तमान में इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों इस नृत्य के दो कलाकार हैं वर्तमान में। एक का नाम तो है भंवरलाल पारिक। ठीक दोस्तों, नाम पता होना चाहिए। ठीक, और दोस्तों जो भंवरलाल पारिक है ना, ये कहाँ के हैं, टोंक के हैं। ठीक, और दोस्तों एक है छंवरलाल। ठीक, भंवरलाल और छंवरलाल इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और दोस्तों आपके साथ जो छंवरलाल हैं, ये कहाँ के हैं, जोधपुर के। कहाँ के हैं दोस्तों, जोधपुर के। कच्छी घोड़ी साहब आपके नृत्य दोस्तों शेखावाटी का साहब नृत्य है, कोई झुंझुनू का नहीं है साहब, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि साहब आपके इसके अलावा साहब आपके यहाँ कौन सा नृत्य होता है। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब इसके अलावा साहब यहाँ कौन सा नृत्य होता है। तो दोस्तों देखना यहाँ एक दो और नृत्य साहब आपके होते हैं। ठीक दोस्तों साहब आपके झुंझुनू में एक नृत्य और होता है, और दोस्तों उसका नाम है लहूर नृत्य। क्लियर, क्या नाम है, लहूर नृत्य। दोस्तों साहब आपके नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। साहब किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। समझोगे ना, ये जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य को कहा जाता है मीठी खुजली नृत्य। क्लियर दोस्तों, जो नृत्य है ना इसे क्या कहा जाता है, मीठी खुजली नृत्य कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों यहाँ एक नृत्य और होता है, उसका नाम है जिंदाद नृत्य, जिदांद नृत्य। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ एक नृत्य और होता है जिदांद नृत्य। दोस्तों ये नृत्य महिलाएं भी करती है और पुरुष भी करते हैं। दोस्तों यह नृत्य महिलाएं भी करती है और पुरुष भी करते हैं। और दोस्तों इस नृत्य का प्रमुख वाद्य है ढोलक या ढोलकी। एकदम क्लियर। तो तब आपके कच्छी घोड़ी, जीदान, लहूर, गीदड़, क्लियर दोस्तों, ये सब आपके शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। एकदम क्लियर दोस्तों। अगर दोस्तों साहब यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं है दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, तो दोस्तों इसके अलावा साहब आपकी बात आती है कि साहब जो झुंझुनू है उसे और किस काम के लिए साहब जाना जाता है। तो साहब आपका झुंझुनू है ना, ये दोस्तों अपनी हवेलियों के लिए और पत्थर पर की गई बारीक काम के लिए भी जाना जाता है। क्लियर साहब, झुंझुनू अपने भित्ति चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एकदम क्लियर। और दोस्तों भारतीय सेना को जो सर्वाधिक वीर सपूत दिए हैं वो शेखावाटी ने दिए हैं। भारतीय सेना को जो सर्वाधिक वीर सपूत दिए हैं राजस्थान में से वो शेखावाटी ने दिए हैं। क्लियर। तो दोस्तों साहब जो झुंझुनू है ये वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, सती की भूमि साहब आपके दोस्तों, वीर शहीदों की भूमि दोस्तों। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा जिला झुंझुनू, ये था हमारा जिला झुंझुनू और जिला झुंझुनू की विशेषताएं। भौगोलिक स्थिति एकदम क्लियर हो गई, संभाग क्लियर, शेखावाटी क्लियर दोस्तों, इन पर हम अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। ठीक, रानी सती का मंदिर में अच्छी तरह बताया है दोस्तों आपको। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सती प्रथा के बारे में दोस्तों मैंने बहुत कम बात की लेकिन अच्छी तरह बात की है। ठीक, पहली महिला सती बता चुकी है, सती प्रथा का वर्णन कहाँ हुआ था बता दिया है मैंने आपको। अंग्रेजों साहब सती प्रथा को कब बैन किया हम चर्चा कर चुके हैं। रघुनाथ जी का मंदिर दोस्तों, और दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो रामकृष्ण मिशन दोस्तों हमने पढ़ लिया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक, अक्षांश दिशांत विस्तार पढ़ लिया दोस्तों हमने। ठीक, चिड़ावा के बारे में पढ़ लिया है।
ठीक। अच्छा, तब आपके दोस्तों हमने पढ़ लिया था आपके इसके अलावा कच्ची घोड़ी चंग नृत्य पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था आपके जिला झुंझुनू और तब जिला झुंझुनू की विशेषताएं, ठीक। और दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही बहुत है दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे जिला सीकर और उसकी विशेषताओं को, ठीक। दोस्तों आप इसी प्रकार आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका समर्थन काव्य क्लासेस के साथ बनाए रखिए। हम दोस्तों बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक। दोस्तों आपको कहीं भी लगे कि हमारी वीडियो में कोई कमी है तो आप निश्चिंत रूप से हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जब जब आप हमें सुझाव देंगे तो हम उन सुझाव को सहर्ष स्वीकार करके दोस्तों और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों आपके दोस्तों को काव्य क्लासेस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।